और फटाफट पढ़ाते हैं। पहला है, देखिए कल जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य। उम्मीद करता हूँ सारे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ रहा हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा मैं आपको पढ़ाऊँ कि जिससे आपको मजा आ जाए। कुछ चीजें भी एनसीईआरटी में लिखी हैं, वो आप तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं लिखी है, बट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर से, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों का एक एक बैकग्राउंड में रहे और आपको मजा भी आए इसके अंदर, ठीक है। धीरे धीरे जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप हायर क्लासेस में आपको मिलता है, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप मेरी बातें सुनते जाइएगा, क्योंकि जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको मिस मत करना। तो अभी शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। जैसे मैंने पहले बताया था कि छोटा सा पहले जब वैदिक काल आया, देखिए दो तरह के काल है, वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, यानी कि वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। जो वैदिक एज है वो आपके लगभग 1500 बीसी के आसपास आता है, और लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल जो है वो लगभग 1000 बीसी के आसपास आता है। शुरुआत का जो दौर है वैदिक काल का, उसमें कबीले हैं छोटे छोटे, ठीक है, सरदार जो है वो चुना जा रहा है, जो सबसे बेस्ट लगता है वो चुन लिया, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है वैसे चुन लिया, जो थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, थोड़ा सा टीचर्स के साथ बातें कर सके, तो उसको मॉनिटर बना देते हैं। वैसे ही कुछ हम सरदार को भी चुन रहे हैं जो प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है, उसको हम सरदार के रूप में चुनते हैं। अभी भी सरदार का बेटा सरदार नहीं है, अगर उसको सरदार बनना है तो उसको काबिल होना पड़ेगा। सिस्टम बहुत अच्छा है। धीरे धीरे क्या होता है कि लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज होती है तो उससे खेती बढ़ती है, खेती में प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसमें पहले कहा कि ट्रेड बढ़ जाता है, खेती के कारण जो व्यापार बढ़ता है, और धीरे धीरे करके जनपद जो हैं, जो छोटे छोटे जनपद थे वो महाजनपद बन जाते हैं। तो कुछ महाजनपद बने, जिसमें से पहला जो था वो था हमारा, क्या था, मगध। मगध जो था वो पहला महाजनपद था। तो ये कुछ ऐसी बातें मैंने सब कल आपको डिस्कस कर ली है। थोड़ा सा आप आज पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में समझ लीजिए। वर्ण व्यवस्था जो आपने पढ़ाई होगा एग्जाम में, वर्ण व्यवस्था के ऊपर प्री में सवाल आता है। बताऊंगा कहां पर कौन सवाल पूछते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछते हैं, एक एक दो सवाल जो फिक्स हैं वो पूछ लेते हैं, वो बता दूंगा मैं आपको। देखिए पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ण व्यवस्था, उस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कुछ ग्रंथ रचे गए। कौन से ग्रंथ थे? अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब थे। ये सब रचे गए। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। सवाल देखिए, एक चीज अभी तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जब थोड़ा सा एडवांस पढ़ोगे तो वो आपको मैच द फॉलोइंग वाले सवाल देता है पीसेस 3 में, जिसमें एक तरफ लिखा होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और दूसरी तरफ लिखा होता है कि इनमें क्या क्या होता है। जैसे कि ऋग्वेद प्रार्थनाएं होती हैं, जादू टोना किसमें होता है वो अथर्ववेद में होता है, ठीक है। इस तरह के मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पुरोहितों द्वारा हाँ, उस समय समाज के कई समूह ऐसे थे, जैसे कि पुरोहित था, योद्धा था, कृषक था, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले थे। जहां कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, ठीक है। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले लोग बहुत गरीब होते थे। जैसे आज भी सिस्टम है, जो रूलर क्लास है, यानी कि जो रूल कर रहा है, चाहे वो व्यापारी वर्ग में हो, चाहे वो हमारा रिलीजियस सेक्टर में भी हो, धार्मिक क्रियाकलाप। आप देखिए ना, ऐसा कौन सा धार्मिक नेता है जो गरीब है, ठीक है। वैसे भी देखिए, थोड़ा सा मैं और ऐसे बाहर जा रहा हूं, धर्म को तो वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है राजनीति के लिए, ठीक है। कहते हैं ना, राजनीति इज शॉर्ट टर्म धर्म और धर्म इज लॉन्ग टर्म राजनीति। समझ में आया मतलब क्या है? राजनीति जो है वो शॉर्ट टर्म धर्म है, और धर्म जो है वो लॉन्ग टर्म राजनीति है। पल्ले पड़ा ये स्टेटमेंट? हाँ, नहीं पढ़ा पल्ले, चलिए कोई बात नहीं, है ना। पूजा समझ में आए थे ये बात जो मैं बोला मैंने? जी सर। आ गया ना, जिस तरह से जी धर्म और राजनीति का हेल मेल होता है, तो जो धर्म है, सर। जी जी बोलो। सर आवाज आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही तुम्हारी आवाज, ठीक है। चलिए आगे सर बढ़ते हैं। सर हाँ सर सुनो सुनो, उसके सुनते बारे में जाओ, जो नीट। अभी क्लास चल रही है, सुनते रहो, अगर आवाज आ रही तो क्लास सुनो, बाकी की बातें बाद में, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पुरोहित और योद्धा यानी राजा जो है वो अमीर है, और बाकी लोग गरीब है, जैसे आजकल भी होता है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से वर्ण व्यवस्था बनेगी, जो आप कहते हैं ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय बनेंगे, तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय क्या नाम है, शूद्र वगैरह जिस तरह बनते हैं, वो सब इस तरह से
धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये और ये उत्तर वैदिक काल का समय है, यानी कि लगभग 1000 बीसी के आसपास का समय है। अब क्या होता है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। पुरोहित जो थे उन्होंने बोला कि भाई 4 वर्ण के लोग होंगे जिन्हें वर्ण कहा गया, जैसे आज हम कास्ट बोलते हैं, लेकिन उस समय वर्ण बोला जाता था, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। जैसे पहला वर्ण ब्राह्मणों का है, जिनका काम वेदों का मतलब पढ़ना पढ़ाना है, ठीक है। दूसरा स्थान शासकों का है, जो क्षत्रिय हैं, जिनका काम युद्ध करना है, रक्षा करना है। तीसरा विष यानी वैश्य है, जिसमें जो किसान होते हैं, जो पशुपालक हैं, व्यापारी हैं, ये सब आते हैं। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, उनका कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों का समान माना गया है। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये समझिए सर कि शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि पहले काम के पे डिपेंड था कि कौन से वर्ण में जाओगे, जब लोग अलग अलग काम करते थे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और बोलूंगा मैं आपको। आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आर्यंस आए हिंदुस्तान में, तो उन्होंने यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ युद्ध किया, ठीक है। और कुछ जो और भी जातियां आई थी बाहर से आर्यंस के मतलब टाइम पे ही, तो उनके साथ भी युद्ध किया। और जो जीता वो शासक बना, और जो हारे उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जिसको बोलते दास। और दासों से क्या काम कराया, वही छोटे मोटे जो सेवा कराने वाला काम कराया, ठीक है। बाद में सर इसमें जो शूद्र, तो इसमें जो केवल शूद्र औरतें होती थी उनको केवल नहीं, सारी औरतें पढ़ने का अधिकार नहीं था, सारी महिलाओं को, सभी महिलाओं को। महिलाओं का स्थान बहुत बुरा रहा है हमारे इतिहास में, ठीक है। आप लाइन पढ़ो ना, प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है यहाँ पे। सर यदि वो ब्राह्मण वर्ग से अगर बिलोंग करती है तो कोई भी हो, लाइन समझो ना, लाइन को आप। प्रायः औरतों को भी शूद्रों का समान था, महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ये रियलिटी रही है। मैं आपको बताता हूँ, अभी धीरे धीरे समझाता हूँ मैं आपको कि ये सब चीजें बाद में क्या क्या डेवलपमेंट आया, मैं सब बता दूंगा इस क्लास के अंदर, आप सुनते रहना, ठीक है। अब तो जैसे कि दास बने, अब दास जो आते हैं और फिर उनसे वही सेवा वगैरह कराया गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे सबका काम जो है फिक्स होना स्टार्ट हो गया। अब पुरोहित जो वर्ग था, वो ब्राह्मण वर्ग, उनका काम था वेदों को पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, उनको फिक्स कर दिया गया। जो लोग युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय बना दिया गया। लेकिन आप एक बात समझो कि हमने इसी एनसीईआरटी में ये पढ़ा हुआ है, जब 1-2 चैप्टर पहले, जब ये कहा गया था कि परमानेंट सेना नहीं थी, परमानेंट सेना नहीं हुआ करती, जब छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, जब छोटे छोटे जनपद थे, महाजनपद नहीं थे, जनपद, छोटे जनपद थे, उस समय जब युद्ध के समय पे सरदार जो था वो सभी लोगों को इकट्ठा करता था और फिर युद्ध करता था, और परमानेंट सेना नहीं थी। तो परमानेंट क्षत्रिय वाला काम भी कुछ नहीं था। पहले लोग कुछ भी काम करते थे, मतलब कोई खेती कर रहा है, कोई फल तोड़ के ला रहा है, शिकार कर रहा है, और उसमें से जिसने युद्ध किया, धीरे धीरे करते 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 वो भी क्षत्रिय बन गए, ठीक है। और वे जो दास थे वो धीरे सेवा करते 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 वो बन गए आपके शूद्र बन गए, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके कास्टिज्म का यानी वर्ण व्यवस्था का हो जाता है। और ये समय है 1000 बीसी के आसपास, मतलब लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का समय। अब सुनिए सर, एक चीज पूछना चाहूंगा जी। सर, ये जो मतलब लोहे के हल आए सर, ये वैदिक काल में आए सर या फिर उत्तर वैदिक काल में आए हैं सर? असल में कहा जाता है कि 1500 के आसपास जाकर, 1500-1400 के आसपास जाकर ये इनको हल लोहा मिलना शुरू हो गया, 1500-1400 के। और कब हल का प्रयोग वैदिक में हुआ फिर या फिर उसमें हुआ? वैदिक काल में मिला, लोहा मिला। वैदिक काल में जब लोहा मिला तो धीरे धीरे हल बने, धीरे धीरे हथियार बने, ठीक है। और जब लेटर वैदिक काल तक हल तो इसमें बना है ना, लेटर वैदिक काल में ना सर, और लोहा तो मिल गया था वैदिक काल में। वही हल मिला। देखिए कभी कभी एक चीज और बताऊं मैं आपको, कभी कभी किसी चीज का इजाद पहले हो जाता है, लेकिन जो उसका बिल्कुल प्राइम आता है ना, प्राइम, वो 200-300 साल बाद आता है, ठीक है। अब लोहा शुरू बन गया होगा, लेकिन इसका जो बेस्ट यूज है वो 200-300 साल बाद आया। वो आप कहते हैं कि लोहा तो पहले पता लग गया हमें, लेकिन लोहे का जो बाद में जो हुआ, जब बिल्कुल सही इस्तेमाल और सही तरीके से इस्तेमाल हुआ, वो लेटर वैदिक काल तक आते आते होना शुरू हो गया था। तो ये हम मान कर ही चलें कि लोहा का प्रयोग जो है इसमें हुआ है। हाँ। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बेस्ट वो हुआ है, मतलब जब अपने वो क्रीम बिल्कुल प्राइम पे आया लोहे का इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा, लोहे का इस्तेमाल करते करते लेटर वैदिक काल में जो जनपद थे वो धीरे धीरे करके कन्वर्ट हुए महाजनपद में, ठीक है। अब एक तरफ तो पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें जनपद जो है वो महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्योंकि व्यापार हो रहा है,
क्योंकि वहां पर हथियार बनना शुरू हो गए हैं, परमानेंट आर्मी बन गई है, ठीक है। जो राजा है वो और मजबूत हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मगध की, तो मगध में क्या था, आप अगर लोकेशन देखो, कल मैंने दिखाई थी आपको कि मगध जो है वो बिहार और झारखंड के आसपास है, ठीक है। वहां पर नदियां हैं, गंगा की नदी है, सोम नदी है, ठीक है। तो पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पर, ठीक है। अब चूंकि लोहा आ गया है, कुल्हाड़ी बन गई है, तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां काटना शुरू कर दी, पेड़ काटे तो लकड़ियां मिल गई। उस लकड़ी से क्या किया, उन्होंने अपनी राजधानी को बनाया। तो राजगृह जो उनकी राजधानी थी, उसे उन्होंने, जो महल थे बड़े बड़े राजाओं के, तो लकड़ी से बने होते थे उस समय के, ठीक है। तो ये इसीलिए मगध जो है वो बहुत बड़ा महाजनपद बना। एक बार और समझाता हूँ, जैसे कि अब कोई छोटा छोटा कबीले का राजा था। अब जैसे ही छोटा कबीले का राजा था, उसने अपने बगल वाले राजा को हराया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर उसने और बगल वाले को हराया, थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे करते करते कभी कभी कुछ कुछ कबीले बड़े हुआ, बहुत बड़े हो जाते थे, और वो फिर वो महाजनपद में बन जाते थे, ठीक है। कबीलों के ऊपर भी होता है। जैसे कि आपका एक कबीला भरत कबीला, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, भरत कबीला, जिसमें इंडिया का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। भरत कबीला है या कुरु कबीला है, ये बड़े कबीले हो गए, बहुत बड़े बड़े कबीले हुए हैं ये, ठीक है। जद्दू कबीला, जदू कबीला है ना, 5 कबीले होते हैं, बीच में 3 ही दिए हैं, 5 कबीले होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कबीले हैं, तो बड़े कबीले हैं, मतलब थोड़ा साइज बड़ा हो गया उनका, ठीक है। चलिए, अब महिलाओं की स्थिति में जैसे कहा कि महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति लेटर वैदिक काल में बहुत बुरी हो चुकी थी, ठीक है। अब यहीं से जो आप अभी आगे पढ़ोगे, आगे के एनसीईआरटी से पढ़ोगे कि लेटर वैदिक काल, जब चूंकि शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति खराब है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनके पास कोई राइट्स नहीं है, तभी एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जो इस बात को, मतलब कहते हैं ना, उल्टा करने की कोशिश करता है, या उस चीज को सुधारने की कोशिश करता है। कौन आया था बताइए, लेटर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, गौतम बुद्ध आते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध और महावीर, ठीक है, जिसको जो जैन धर्म के वो हैं, ठीक है। तो ये उत्तर वैदिक काल में ही आ गए थे सर, उत्तर वैदिक काल में बुद्ध और उत्तर वैदिक काल के बाद ये जो काल होता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद गौतम बुद्ध और महावीर आते हैं, और जिसमें गौतम बुद्ध को ज्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने कास्ट सिस्टम का उन्होंने उसको नहीं माना, ठीक है। और अपने जो विहार होते हैं, जो अपना मठ होता है, उसके अंदर शूद्रों को और महिलाओं का परमिशन दिया आने के लिए। उससे पहले शूद्र मंदिर में गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म। और कहते हैं जब गौतम बुद्ध ने महिलाओं को और शूद्रों को थोड़ा सम्मान देने की कोशिश की, तो बिल्कुल एंटी हो गया हिंदू धर्म और बुद्धिज्म, बिल्कुल एंटी हो गया, ठीक है। वो कास्ट सिस्टम को मानते थे, वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, और बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हो गया। और लेकिन चूंकि महिलाओं को और शूद्रों को बहुत रिस्पेक्ट दी, साथ में जो सिस्टम बनाए, जैसे क्या है ना, अनुष्ठान। अब अनुष्ठान के अंदर होता क्या था, बहुत वेस्टेज होता था, खाने का वेस्ट हो रहा है। आप अगर देखो हवन में क्या होता है भाई, अगर आप तो बहुत हल्का हमने कर दिया कि कभी कभार हम हवन करते हैं, लेकिन अगर आपको रोज हवन करना पड़ जाए, जिसमें आप देसी घी डाल रहे हो, जिसमें आप अनाज डाल रहे हो, तो कहा जाता है कि उस समय इस चीज को लेकर भी हुआ कि इतना ज्यादा वेस्ट क्यों किया जा रहा है, इतना ज्यादा अनुष्ठान क्यों किए जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने जब बुद्धिज्म स्टार्ट किया, तो सिस्टम बहुत हल्का रखा, बहुत ही वेस्ट ना करने पे रखा गया चीज को लेकर। अच्छा, एक चीज बताऊं, जब भी कोई धर्म बनता है, ठीक है, नया धर्म बनता है, तो उससे पहले का जो धर्म होता है उसके उल्टा बनता था कुछ और। जैसे मान लीजिए कोई धर्म है, जैसे आज हम मान लीजिए हिंदू धर्म चल रहा हो, नंबर 1 चल रहा है, तो जो दूसरा धर्म बनेगा वो उसके अंदर वो सब चीजें होंगी जो हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, तभी तो बाकी लोग उसे अपनाएंगे ना, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म उस समय चल रहा था, तो वहां पर मूर्ति पूजा हो रही थी और बहुत सारे देवी देवता थे, लेकिन गौतम बुद्ध जब आते हैं, वो किसी देवी देवता को बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते देवी देवता नहीं होता, गुरु होता है, देवी देवता कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये बुद्धिज्म में पढ़ोगे आप, ये बहुत, और बुद्धिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस। देखिए 2-4 लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके तैयारी में, गौतम बुद्ध, ठीक है, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, ये सब ऐसे 4-5-10 लोग ऐसे हैं जो जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं पढ़ोगे तो मतलब उतने अच्छा गहराई तक नंबर नहीं ला पाओगे जितने लाने चाहिए आप लोगों को। तो समझना इनको ये क्यों इतने महान बन गए, ऐसा क्या किया इन लोगों ने, उनके पीछे की आइडियोलॉजी, उनकी थॉट प्रोसेस सब समझना है इन लोगों को, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे गौतम बुद्ध आएंगे तो और पढ़ेंगे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रहक शामिल थे। साथ ही इनमें से वो लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते हैं, यानी कि जिसे डोम जाति के लोग होते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 5 वर्ण व्यवस्था है, 4 नहीं है 5 है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत। अछूत 5 लोग थे। जैसे ये बात करें ना, अभी यहाँ पे लिखा है कि बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, तो अनटचेबल्स भी बोला गया, जो बिल्कुल ही बाहर रहते थे, जो बिल्कुल जो लाश जलाते थे, ठीक है, ऐसे लोगों को माना गया। जो उनको तो अगर उनकी परछाई पड़ जाती थी तो लोग अब कहते थे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। ये सिस्टम रहा है हमारे देश में। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित श्रेष्ठ मानते थे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब भाई वहां पर हो रहा है कि सबसे बड़ा कौन? पुरोहित कह रहा है सबसे बड़ा मैं, राजा कह रहा है सबसे बड़ा मैं, ठीक है। पुरोहित कह रहा है कि मैं ईश्वर के क्लोज हूं, ईश्वर से मेरा डायरेक्ट संपर्क होता है, मैं बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव हूं ईश्वर का, तो मेरी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मैं राजा से बड़ा हूं। मैं राजा कहता है अरे मैं रूल कर रहा हूं, मैं रक्षा कर रहा हूं, तो मैं बड़ा हूं पुरोहित से बड़ा। तो इनके बीच बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है इनके बीच, ठीक है, कि पुरोहित कह रहा है मैं बड़ा हूं, राजा कह रहा है मैं बड़ा हूं। और इसमें कई चीजें हुई। क्या हुई? कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं मानते थे। भाई एक ने कहा काम के आधार पर सही नहीं होता है, कुछ ने कहा जन्म के साथ भी सही नहीं होता, तो ऐसा चलता रहा, खूब चलता रहा। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, यानी पूजा पाठ करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कि कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहां पुरोहित का प्रभाव बहुत कम था। अच्छा, जहां पर ब्राह्मणवाद, देखिए ब्राह्मणवाद का मतलब क्या होता है, कई बार आप सुनोगे, कई ब्राह्मणवाद का ये मत समझिएगा जो ब्राह्मण होते हैं, जो आज के जमाने के जो ब्राह्मण होते हैं उनसे मतलब नहीं। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है वो लोग जो वर्ण व्यवस्था को बिलीव करते हैं, ठीक है, जो इस बात को बिलीव करते हैं कि हर इंसान का जन्म के आधार पर ही वर्ग मिल जाता है। कुछ लोग जन्म के आधार पर ब्राह्मण होते हैं, कुछ लोग तो इस सोच को मानने वाले लोग को ब्राह्मणवाद किया गया है, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था पे बिलीव करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल तो मैं आपको, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बल्कि पूछा गया है एक बार, कि नास्तिक का मतलब क्या होता है? नास्तिक, इसका मतलब क्या होता है? नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों पर बिलीव ना करे। जो वेदों पर बिलीव ना करे उसका मतलब नास्तिक होता है। भगवान पे बिलीव करने वाला मतलब नहीं है, जो वेदों पर बिलीव ना करे, ये है इसका मतलब, सही मतलब नास्तिक, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कुछ तो आ रहा हो ना समझ में? यस सर, यस आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगर दिक्कत है तो पूछना, ठीक है। चलिए, नहीं सर, ठीक है, एक मिनट पानी पी लेते हैं। अच्छा, अब जनपद की बात कर रहे थे हम लोग। जनपद का मतलब छोटे छोटे जनपद, जहां पर छोटा महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा मान रहे, मतलब अब थोड़ा सा इनका विस्तार हो रहा है, थोड़ा बड़े हो रहे हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जैसे दिखाया था मैंने और बोला था कि एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ लीजिएगा। और पुरातन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास, हस्तिनापुर, एटा के पास। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ आपको। ये जो जनपद है ना, कल भी मैंने आपसे कहा था, ये जनपद बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस प्री में सवाल आता है इन सबका, इनकी ये जनपदों का लोकेशन, ठीक है। और पूछा जाता है कि जनपद की राजधानियां कौन कौन सी हैं। तो ये आप अभी राजधानी इसमें दिखा नहीं रहे, लेकिन जब मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें राजधानियां भी इसके अंदर है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछते हैं आपसे कि भाई कौशल, आज कौशल क्या कहाँ है, या हस्तिनापुर कौन सी जगह है, ठीक है, ये सब पूछते हैं आपसे। चलिए, तो बात करते हैं महाजनपद की। अब जैसे जनपद से कुछ और बड़ा हुआ तो महाजनपद बने। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मगध आ गया था, और कई राजधानी, अच्छा जनपद में राजधानी नहीं थी, राजधानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन महाजनपद में राजधानी का कॉन्सेप्ट आने लगा। और राजधानियां जो हैं उनको किले बंद करना, उनके प्रोटेक्शन के लिए किले बंद करना शुरू कर दिया। इससे पहले जनपद में राजधानी नहीं थी, जनपद राजधानी इतना कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं था, महाजनपद में होने लगा, ठीक है, क्योंकि महाजनपद बड़ा भी था ना, तो राजधानी बनाना जरूरत पड़ गया। अगर छोटा ही सही एक कबीला है और छोटा ही सही कुछ है, तो इसकी राजधानी का मतलब बनता भी तो नहीं है ना, ठीक है। तो महाजनपद बड़ा है, इलाका बड़ा है, तो उसमें कुछ स्पेशल जगह होनी चाहिए जिसको राजधानी कहा गया। तो उनको किलाबंदी भी की गई कि भाई किला बंद हो जाएगा। अब जैसे सेम आप देखो हड़प्पा के टाइम पर देखोगे, तो हड़प्पा के टाइम में आप देखो कि वो सारे जो हड़प्पा की साइट्स मिली हैं, सारे किला बंद हैं। वो क्यों किला बंद होते हैं? कि भाई आक्रमण कोई कर दे तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, या बाढ़ आ जाए तो उससे बचने के लिए, इसलिए किले बंद बनते थे। और किले बंद का ये प्रोसेस ना, आप जब अंग्रेज आएंगे ना, और जब बंगाल का युद्ध होगा, और जब पहला प्लासी का युद्ध होता है, उसमें भी बहुत बड़ा कारण बनता है कि अंग्रेज जो है वो बोलते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री, यानी जो फैक्ट्री का मतलब बोलते हैं, जो जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ पे वो अंग्रेज रहते भी हैं और वहां पे काम भी करते हैं, तो उस जगह को ही पूरा ये किले बंद करने की कोशिश करते हैं। तो बंगाल के नवाब को बहुत गुस्सा आता है, बंगाल के नवाब इन पे अटैक कर देता है।
और इसमें फिर बंगाल के नवाब और अंग्रेजों में लड़ाई हो जाती है। तो किलेबंद बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहा हुआ है। अर्थात इनमें चारों ओर लकड़ी, ईंटों के पत्थर की ऊंची दीवारें बन जाती हैं। ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का भी बखान करते थे। ये सब हो गया, ठीक है। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम होता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए अथक परिश्रम किया जाता। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे, यानी कि देखिए उत्तर वैदिक काल आ चुका है, राजा सेना रखने लगे। पहले सेना नहीं थी, परमानेंट सेना नहीं थी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। पहले क्या था, अगर युद्ध होगा तो बुला लिए जाएंगे, युद्ध नहीं है तो अपना जो काम कर रहे करते रहो आप। अब क्या है, अब प्रोफेशनल सिपाही बन चुके हैं, प्रोफेशनल हैं, ठीक है। पैसा दो, हम काम सैलरी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब एक पिक्चर आपने देखी है, 300 फिल्म देखी है आपने, एक हॉलीवुड की फिल्म है 300, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो 300 जो स्पार्टन्स होते हैं वो बहुत एक कहते हैं ना, ईरान के जो राजा उससे लड़ने आते हैं। 300 ही सिपाही होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल होते हैं। अब जब ये जा रहे होते हैं लड़ने के लिए तो कुछ और लोग मिलते हैं, तो ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारा काम क्या है। तो कोई बोलता है कि मैं खेती करता हूँ, तो कोई कहता है कि मैं लोहार हूँ, तो कोई कहता है कि मैं मोची हूँ, इस तरह बोलते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारा मेन काम ये है, तुम प्रोफेशनल योद्धा नहीं हो, इसलिए तुम पीछे रहो, तुम लड़ नहीं पाओगे, हम प्रोफेशनल हैं, हमारा काम ही है मरना, मारना और लड़ना, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, पहले जनपद हैं तो हल्का फुल्का काम चल रहा है, अभी तक लड़ाइयां उस लेवल पे नहीं हुई है, ठीक है। हथियारों का इस्तेमाल उस लेवल पे नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे लोहे की खोज होती है, चीजें थोड़ा सा और डेवलप होती हैं। अब प्रोटेक्शन करने के लिए या कोई नया राज्य जीतने के लिए एक आपको प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत है आपकी, और अब धीरे धीरे प्रोफेशनल आर्मी आ चुकी है। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों में कहते थे। अब सिक्के आ गए हैं आपके। एक आता है पंचमार्क आहत सिक्के क्या है सर? देखिए पंचमार्क सिक्का, इस सिक्कों के नाम है। देखिए क्या होता था, पहले सिक्का लिया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने एक ठप्पा मार दिया तो सिक्के मान लिए जाते थे उसमें, ठीक है। अभी एक सिक्के का नाम आएगा पंचकर्म सिक्का। वो सिक्का उस पर ठप्पा मार दिया जाता था की तरफ से। आज की तरह सिक्का नहीं होता था, बहुत ही तांबे का होगा, उसके ऊपर ठप्पा मार के ही काम चल जाता था, ठीक है। तो ऐसा सिक्के हैं, और सिक्कों का बड़ा इतिहास रहा है। सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कौन सा सिक्का बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, नाम है, सिक्कों के नाम होते हैं, पंचमार्क, आहत, इसे बोला जाता था, ठीक है। चलिए कर के बारे में क्या था, एक सवाल आता है कर के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है कितना टैक्स लगता था। देखिए अब राजा को अपनी आर्मी को संभालने के लिए, कोई वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए, कुछ प्रोटेक्शन करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा, पैसा भाई आएगा टैक्स से। टैक्स क्या है, जो प्रोडक्शन कर रहा है एग्रीकल्चर में, जो खेती हो रही है, उसका एक छठा भाग टैक्स के रूप में जाता था, भाग के रूप में। पीसीएस में कई बार सवाल पूछा गया है, पीसीएस 3 में, कि प्राचीन काल में या अशोक के काल में ये सवाल पूछा गया था, अशोक ने कितना टैक्स लिया है। अशोक जो है अपने टाइम में कितना टैक्स लेता था, तो अशोक जो है 1/6वां हिस्सा ही टैक्स लेता था। 2016 का पीढ़ी का सवाल है ये, ठीक है। 1/6 ऑफ उस समय चलता था ये 1/6। सर ये उत्तर वैदिक काल में अशोक राजा था सर? नहीं, मतलब अशोक नहीं, मतलब कह रहा हूँ कि सवाल आया था, लेकिन वो सिस्टम बन गया था कि इतना ही टैक्स लिया जाएगा, इतना टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। 1/6 टैक्स लिया जाएगा, जो अशोक के टाइम तक भी चलता रहा ये चीज, ठीक है। अशोक के टाइम पे चलता रहा है, ये फिक्स रहा है। चाणक्य वगैरह ने अपनी जो किताब लिखी है अर्थशास्त्र वगैरह में सब इस चीज का मेंशन किया है कि राजा को इतना टैक्स लेना चाहिए, इससे ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। भाग कहते हैं इस चीज को, भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, ठीक है, ये टैक्स था। पशु पालकों को जानवरों और उसके उत्पादन के रूप में काम कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने पर, बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। और अगर जो लोग शिकारी होते हैं, जो जानवर इकट्ठा करते हैं, तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था। तो सब तरह के टैक्स दिए जाते थे, और इसी टैक्सेस से राजा अपने को प्रोटेक्शन देता था, और राजा अपने आप को कोई कंस्ट्रक्शन होता था, कोई महल होता था, अपने आप को गिफ्ट करता था। अब कृषि में परिवर्तन आ चुके हैं। क्या परिवर्तन आए कृषि के ऊपर, लोहे के फाल बन चुके हैं, कठोर जमीन को खोद के नीचे तक जा रहा है वो, ठीक है। रोपण सिस्टम, अच्छा कल पढ़ा तो चुका हूं मैं इस चीज को, रोपण सिस्टम हो चुका है, यानी कि अब बीज में नहीं होता। पहले क्या था, बीज फेंक देते थे, बीज फेंकते थे तो क्या होता था कि कुछ बीज डेवलप करते थे, कुछ डेवलप नहीं करते थे, और इसमें वेस्ट बहुत होता था। बाद में क्या हुआ कि रोपण सिस्टम हो गया, कि बीज पहले छोटे छोटे पौधे बनाए जाएंगे कहीं पर, और उनको वहां से उखाड़ कर यहाँ पर लगाया जाएगा। इसमें क्या होता था कि जो बीज है उनको सर्वाइव करने की मतलब जो कैपेसिटी बढ़ जाती थी वो, और धान की पैदावार ज्यादा बढ़ गई है इसके अंदर,
ठीक है। अब काम थोड़ा मुश्किल बहुत है, इसमें दास दासियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इस खेती को बहुत इसने आगे बढ़ा दिया, खेती में काफी आगे डेवलपमेंट आ गया। बात करते हैं मगध की। मगध में जैसे मैंने कहा कि आपको मगध काफी डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पर यातायात के साधन बहुत अच्छे थे, जल पानी का वितरण यहाँ सबसे अच्छा था, जमीन उपजाऊ बहुत थी। अगर आप मैप देखेंगे बिहार के आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ है, वहां तक पहुंचना बहुत आसान है, ठीक है, पानी है तो वहां पर सर्वाइवल आसान है, ये सब चलता था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, लोहे अश्क की खदानें भी हैं। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे तब ये देखोगे कि वहां पर आयरन ओर की खदानें भी हैं। और ये समय देख लीजिए कि इस समय पर पता लग गया है, उत्तर वैदिक काल के बाद जो महाजनपद आए तो पता लग गया है कि लोहे का अश्क क्या होता है और वो क्या कर सकता है, तो काफी डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है, समझ लीजिए। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे, कौन? बिंबासार और अजातशत्रु। कई बार पूछा था अजातशत्रु के बारे में। अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनाभन, पद्मनंद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्रों इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बना था, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल में पहले की बात है, मैसेडोनिया यानी इराक का राजा सिकंदर, सॉरी मैसेडोनिया का मतलब वो है ग्रीस, ठीक है। यूनान का राजा सिकंदर विजय करना चाहता था, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने कान कर दिया। वह इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। देखिए, अब देखिए दो तीन चीजें। अलेक्जेंडर, जब इसने बोला अलेक्जेंडर ने कि भाई हम तो विश्व विजय करेंगे, हम पूरी दुनिया को जीतेंगे, तो चल पड़ा अपने देश से। उसने पूरा जो अरब कंट्रीज में काफी विजय प्राप्त की। फिर इंडिया की तरफ जब आया तो ब्यास नदी पर पहुंचता है। उस समय धनानंद यहाँ पर हुआ करता था। इस सवाल से पूछते हैं कि कौन सा राजा अलेक्जेंडर के टाइम पे था, तो नंद राज्य था, नंद शासक थे यहाँ पे, नंद, ठीक है। और नंद में धनानंद था। अगर आप चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो चाणक्य जो था वो तक्षशिला जो है, जो किस तरह पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर एक टीचर था। अब उसने पढ़ा कि यार ये तो राज जो है अलेक्जेंडर है वो चला आ रहा है और इसका जो मकसद है विश्व विजय है, और हमारी जो हालत है वो धनानंद जो है वो करप्ट है, धनानंद अय्याशी करता रहता है, कोई मतलब नहीं उसको कि कोई क्या, और बस अपनी दुनिया में खुश है। तो ऐसे टाइम पर जब पूरा नंद वंश जो अलग अलग जगह बहुत डिवाइडेड है, तो अलेक्जेंडर का सामना नहीं कर पाएंगे। उसने कोशिश की कि धनानंद को समझाया जाए, लेकिन धनानंद ने उसको अपमानित कर दिया, भगा दिया, ठीक है। ये आया तक्षशिला से, मतलब कि पाकिस्तान से बिहार पहुंचा, और धनानंद ने उसको धक्के देके भगा दिया। जब धक्के देके भागता है तो इस धक्का मुक्की में जो चोटी होती है वो खुल जाती है, और जब चोटी खुलती है तो कहा जाता है कि वो चोट, बोलते हैं कि मैं प्रण लेता हूं जब तक मैं धनानंद को यहाँ से हटाने दूंगा मैं चोटी नहीं बांधूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त जो चाणक्य है वो सोचते हैं यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि धनानंद से तो जीतना बड़ा मुश्किल काम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम रूप में एक उनको लड़का मिलता है। वो लड़का उस समय 13 साल का होता है। 13 साल की उम्र में भी वो जिस तरह से मैच्योरिटी दिखाता है, जिस तरह से न्याय के रूप में अपने आप को मतलब करता है कि न्याय प्रेमी बहादुर होता है। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को 7 साल में ट्रेन करता है। 7 साल ट्रेन करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा देते हैं और वहां के शासक बन जाते हैं। इसी बीच में जो अलेक्जेंडर है वो आ जाता है, अब बिल्कुल हमारी सीमा पर पहुंच जाता है। वहां कई लड़ाई हो रही होती है, जिसमें आप पौरस का नाम सुनोगे। तो पौरस जो आता है वो बहुत हिम्मत से लड़ता है, लेकिन पौरस हार जाता है। लेकिन जब अलेक्जेंडर के सामने आता है पौरस, तो अलेक्जेंडर बोलता है किस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए। तो पौरस बोलता है कि उस तरह से जिस तरह से एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, व्यवहार करता है। तो इस बात से बड़ा खुश हो जाता है अलेक्जेंडर और वो उसको छोड़ देता है। इसी बीच में अब देखिए जो लाइन यहाँ पे आप लिखी ना कि वो डर गए थे ये, इसी बीच में चाणक्य ने क्या किया, कुछ स्ट्रेटजी अपनाई अलेक्जेंडर को हराने के लिए। पहली स्ट्रेटजी अपनाई कि इन्होंने कुछ लोगों को भेज दिया, अलेक्जेंडर के सेना में भर्ती हो गए। वो लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं और वहां जाके अफवाह फैला देते हैं कि जो इंडिया है वहां पर बहुत जादू टोना होता है, और वहां और जो लोग अटैक करेंगे इसके ऊपर तो वे बहुत प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। कभी कभी कुछ खाने में वो जहर डाल देते थे, कभी कभी कुछ करते थे। इस तरह से बहुत डरा दिया गया। साथ में ये बोला गया कि सेना बहुत बड़ी है, उनके पास तो इतने सारे हाथी हैं, इतने सारे रथ हैं, कैसे सामना। तो एक तरह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, किसके साथ, अलेक्जेंडर के साथ। और अलेक्जेंडर की सेना थी वो घबरा गई
और वो वापस चली आती है। वापसी में जाते समय फिर वो अलेक्जेंडर मर जाता है, तो अलग बात, बीमार हो गया था तो मर गया था। बेबीलोन कहाँ था वो, एक जगह था अरब में, एक जगह का नाम है, वहां पर वापसी में बीमारी से मर जाता है। तो ये था। बाकी विजी, क्या है विजी, जो मतलब उसमें है, जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, इसके नजदीक ही विजी राज्य है जिसकी राजधानी वैशाली है। क्या है, मेरे हाथों को ये रहा विजी, ठीक है, दिखा ना आपको, नहीं दिखा, विजी, ये मगध, तो आसपास की ये चीजें हैं। हाँ, क्या बोला विजी, क्या बोलता है? उसकी राजधानी, अब ऐसे दिखा ना वैशाली थी। अब देखिए बड़ी सवाल में से आपसे यही मैंने आपसे बोला था कि सवाल कैसे आता है पीसीएस 3 में, आपसे पूछेगा कि भाई मगध की राजधानी कौन सी थी, कौन सी राजधानी मगध की थी, मगध की राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र, ओ सर राजगीर। राजगीर और राजगृह से बोलते हैं, राजगृह और पाटलिपुत्र, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग का सवाल आएगा तो इधर मगध लिख देंगे वो आपसे, ठीक है, और इधर लिख देंगे राजगृह, तो आपको मैच द फॉलोइंग करनी है आपको। दूसरा पे लिख देंगे आपको विजी, विजी की राजधानी क्या है? वैशाली। ठीक है, आप समझ में आ रहा है मैं आपसे सवाल जब कह रहा था और क्या क्वेश्चन कहां से बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसे बनता है। ध्यान रखिए, कान खोल के रखिएगा, दिमाग खोल के रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन पकड़ पाओगे, नहीं तो बोलोगे कि एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ ली, क्वेश्चन एक भी नहीं फंसा। ऐसा नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से देने की बात है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसको हम गढ़ कहते थे, यानी कि वैशाली में एक सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको हम गढ़ बोलते हैं, यानी संघ बोलते हैं। गण या संघ का चीज थी कहां पर, विजी में। समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है? सर ये समझ में नहीं आ रहा है सर, अपने आप से भी पढ़े थे सर, ये वाला चीज, ये गढ़, वड़ी ज्वाला, हाँ वड़ी ज्वाला सर, वड़ी। ये अरे देखो, जैसे कि मगध है वैसे एक जगह का नाम है, एक महाजनपद का नाम है विजी। जैसे कि आपका मगध है, उसके मगध के बगल में एक देश है जिसका नाम है विजी, देश कह लो या महाजनपद कह लो, ठीक है। महाजनपद, उस महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है? वैशाली। जैसे कि मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र राजगृह, उसी तरह से विजय की राजधानी है वैशाली। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, वहां पर एक सिस्टम है, वहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, राजनीतिक सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र। ये गण, गण या संघ, यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, मतलब राजा का बेटा राजा बन सकता है बट उसको इलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से वो गुजरना पड़ेगा, आंख बंद करके नहीं हो सकता कि राजा का बेटा राजा है। तो वो सिस्टम है, तभी हम बोलते हैं गण सिस्टम बोलते हैं, या संघ कहते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, गण नहीं, ये गण सिस्टम है, सॉरी, जो मैंने आपसे कहा वो रिपब्लिक सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे गण सिस्टम क्या है कि कई सदस्यों को समूह बना के होता है, समूह बना के, ग्रुप बना के वो लोग फैसला लेते हैं, गण सिस्टम। जैसे शंकर भगवान के गण होते हैं, सभी राजा, हाँ हाँ, सभी राजा होते हैं सर, हाँ, वो लोग फैसला करते हैं गण। जैसे कि आपने उसका देखा होगा, वो देखा है अपने यूनान और रोमन टाइम पे लोग होते थे, तो वो एक पार्लियामेंट होती थी, वो फैसला करते थे वो लोग इसमें। हाँ, तो गण या संघ कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कामकाज इन सभाओं का हिस्सा नहीं थे। देखिए यहाँ पर भी आपको दास और जो स्त्रियां हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं गण सिस्टम में। बुद्ध और महावीर दोनों आगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। अब देखिए, अब आया, मैंने कहा ना बुद्ध आएंगे, बुद्ध आ गए, बुद्ध और महावीर आ गए, दोनों ही गण या संघ से संबंधित। जो उनका संघ मतलब होता है, उनका जो ग्रुप होता है। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन पर का बहुत सजीव वर्ण मिलता है। संघ मतलब क्या है? मतलब एक ग्रुप, ये ग्रुप है आपका, इसका मतलब है। विजय संघ का यह वर्णन दीघ निकाय में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दीघ निकाय जो है ना, देखिए ये बुद्धिज्म की किताब है जिसका नाम है दीघ निकाय, और वो वर्णन जो है विजय संघ का वर्णन जो है वो दीघ निकाय के माध्यम से होता है। मतलब इस किताब में लिखा गया है कि एक विजय है, उसमें संघ का कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया? इस किताब में लिखा हुआ है, किताबों के नाम है, ठीक है। एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जिसे करीब 23 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। याद रखना, कई पूछे आपसे कि विजय संघ का वर्णन किस किताब में दिया गया है, तो वह दीघ निकाय। क्लियर हो गया ना? क्लियर है ना आपको ये? जी जी सर। चलिए,
अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या बोला जाता है? अजातशत्रु विज संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्साकर को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या विजय सभाएं नियमित रूप से होती हैं और उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उसने पता चला कि ऐसा होता है, उसने कहा कि विजयवासी अब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान और समर्थन उनकी बातों पर ध्यान देंगे। यानी कि उन्होंने अजातशत्रु को मौका नहीं दिया कि उस पर अटैक कर सके, क्योंकि गौतम बुद्ध को बताया गया था कि वहां पर एक गण सिस्टम है, यानी और वहां पर लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फैसले लेते हैं, तो वहां पर उन्नति होती है, तो वहां पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। और अजातशत्रु जो है गौतम बुद्ध का चेला था, क्योंकि गौतम बुद्ध के मरने के बाद उसने जो सभाएं की थी उसमें यह अध्यक्ष बना था। ठीक है। कई शक्तिशाली राजा इस संघ को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उसका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी कि जो विज सिस्टम था, विज जो राज्य है वो चलता रहा हजारों साल, हजारों क्या मतलब कम से कम 2500 साल चला। और जब गुप्ता आए, ठीक है, गुप्ता ने उसको फिर खत्म किया। गुप्ता जो स्कंद गुप्त और ये सब आए तो उन्होंने जाके विज सिस्टम खत्म किया उन्होंने। ठीक है। लगभग 25 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसको प्रजातंत्र गणतंत्र कहते हैं। जो मैं बता रहा था ये है चीज कि एक ऐसी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर जिसको गणतंत्र कहते हैं, यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं है। वहां एक साथ एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यानी कि कैसा सिस्टम था सभा का, जो साल में 40 बार आएगा, मिलेंगे, ठीक है, और महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कशन करेंगे। सभा मतलब डिस्कशन, जैसे आज की पार्लियामेंट, वैसा देखिए यहाँ सिस्टम है सभा का। इन सभा को सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे देखिए आप अब एक चीज है, जैसे सभा समिति आती है, सभा में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और समिति में क्या करते हैं, समिति में सिर्फ बड़े लोग पार्टिसिपेट करते हैं। शासन के कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी द्वारा की जाती थी। इन सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवा देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। औरतों को इतना, देखिए औरत और शूद्रों की हालत बहुत बुरी है। उस समय भी सेना और नौसेना थी सर? हाँ, नौसेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ोगे आप नौसेना के बारे में? सेना तो देखिए आपने पढ़ लिया है। नौसेना तो अभी जब साउथ में जाएंगे ना, जब आप देखोगे कहाँ कहाँ तक वहां पे ट्रेवल किया गया है, कहाँ कहाँ तक जीता गया है। श्रीलंका जीत लिया, म्यांमार जीत लिया, वो आप देखोगे थाईलैंड तक पहुंचे हुए हैं, इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं। नौसेना के माध्यम से। इंडोनेशिया, आपको पता है इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। कंबोडिया एक मुस्लिम कंट्री है। मतलब जब आप आज मैप देखना और कंबोडिया और इंडोनेशिया का पता लगाना, वहां की एयरलाइंस जो है उसका नाम है गरुण। मतलब एक मुस्लिम कंट्री है जिसकी एयरलाइंस का नाम गरुण है। गरुण क्यों नाम है? क्योंकि किसी जमाने में जो साउथ के आपके जो राजा थे, चोला लोग थे ना, चोला साम्राज्य के लोग, उन लोगों ने इंडोनेशिया को जीत हासिल की थी और वहां पे राज करते थे। तो हिंदू धर्म का इन्फ्लुएंस वहां पर है। बाद में उन्होंने धर्म में कन्वर्ट किया अपने आप को, मुस्लिम में आ गए वो लोग। ठीक है। तो कंबोडिया में एक आपका बहुत बड़ा एक मंदिर अंकोर वाट नाम का मंदिर है कंबोडिया में। और वही कई बार पूछा गया सवाल, बहुत बार सवाल पूछा गया है, 50 बार पूछा गया है। ठीक है।